Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिमांड कर्व। तो चलिए देखते हैं, हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिमांड कर्व। Demand curve is the curve that shows the combination of quantities which are demanded at the given price. कि गिवन प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है वो डिमांड कर्व शो करता है, जिसको कि मैं आपको एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज ये है आपका प्राइस और ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस हमने ले लिया 1 2 3 4 5, ये हमने प्राइस ले लिया और ये हमने क्वांटिटी डिमांडेड ले ली। तो जैसे आप प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्राइस को इंक्रीज किया है, तो जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल कर रही है। इसका मतलब ये है, यही आपने पढ़ा था कल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के पहले पॉइंट में, कि एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा उसकी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। तो उसको मैं आपको ग्राफ में शो करूंगी। सबसे पहले हम लेंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस में, और यहाँ वाई एक्सिस में हम ले रहे हैं प्राइस। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे 1 पे 5, 2 पे 4, 3 पे 3, 4 पे 2, 5 पे 1, तो जब मैंने इन पॉइंट्स को ऐड किया तो हमें एक लीनियर कर्व मिलेगा। जैसे ही मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी मुझे एक लीनियर कर्व मिलेगा जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर कर्व मिलेगा, यही आपका है डिमांड कर्व। दिस इज योर डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है कि क्या आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व। ये तो हमने डिमांड कर्व को पढ़ लिया कि जब हम इस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर, तो वो आपका कहलाता है डिमांड कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसी तरीके से आपका मार्केट डिमांड कर्व अगर आपको बनाना हो, तो जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये एक डिमांड कर्व हो गया, एक डिमांड कर्व हम यहाँ पे और ले लेते हैं, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2, तो ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड हो गया और ये आपका हो गया प्राइस। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जीरो, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है।
इसमें जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो 1 पे 5, 1 पे, 2 पे 4, 3 पे 3, 4 पे 2, 5 पे 1। तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये हमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व मिल गया। इसी तरीके से हम और प्लॉट करेंगे। जब हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हमें इस तरीके का कुछ कर्व मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया डिमांड कर्व D1 एंड D2। मतलब ये वाला डिमांड कर्व हमने यहाँ पे प्लॉट किया D1 और ये वाला डिमांड कर्व हमने यहाँ पे प्लॉट किया D2। तो जब हम इन दोनों को देख रहे हैं तो ये आपका कहलाता है मार्केट डिमांड कर्व, दैट इज कॉम्बिनेशन। जहां पर हम बहुत सारे डिमांड कर्व्स के, इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स के कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं, वहां पे आपको मार्केट डिमांड कर्व है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक डिमांड कर्व है, एक डिमांड कर्व है, तो मार्केट डिमांड कर्व में हम जितने भी डिमांड कर्व्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो वो आपका कहलाता है मार्केट डिमांड कर्व। तो ये हो गया आपका डिमांड कर्व। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब ये है कि हम बाकी चीजों का अगर कांस्टेंट रख दें तो जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो और जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो, उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जिसको मैं यहाँ बोर्ड पे मेंशन कर दे रही हूँ। अदर थिंग्स remaining the same there is an inverse relation between price of the commodity and its quantity demanded। कि हम बाकी चीजों को अगर कांस्टेंट रख दें तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड में। तो यहाँ पर हमने लिखा है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो अदर थिंग्स में हमारा क्या आता है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे। जैसे कि हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो पहला हमने पॉइंट पढ़ा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वही लॉ ऑफ डिमांड में हम यूज कर रहे हैं कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम में हमारा क्या आ जाएगा, पहला है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स remains the same। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम में आपका कौन कौन से अदर थिंग्स आ जाएंगे, पहला है आपका प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स रिमेन्स द सेम। कि जो रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जो आपका प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स है वो आपका सेम हो जाएगा। उसके बाद है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, remains the same।
कि जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वो भी सेम है, उसकी इनकम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। थर्ड पॉइंट है द कमोडिटी इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल गुड। इसका मतलब है जो कमोडिटी हम ले रहे हैं, यहाँ पर जो हमने कमोडिटी ली है ये कमोडिटी आपकी नॉर्मल गुड है, मतलब ये इंफीरियर गुड नहीं है, ये नॉर्मल गुड है। जब हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ रहे हैं तो हम कुछ इसके एजम्पशंस को ले रहे हैं। ये यहाँ पे हम मान रहे हैं अदर थिंग्स रिमेन द सेम, तो ये क्या अदर थिंग्स रिमेन द सेम है, ये इसकी एजम्पशंस है। तो इसमें आपका कमोडिटी जो है वो नॉर्मल गुड है। इसके बाद there is no expectation of change in prices of goods। जो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस राइज होंगे कि फॉल होंगे, तो वो हम ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, यही इसका असम्पशंस है। इसके अलावा है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर डू नॉट चेंज। कि जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर का वो चेंज नहीं हो रहा है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड और उसके असम्पशंस को पढ़ लिया। ये सारे इसके असम्पशंस है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स द सेम। रिलेटेड में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स द सेम एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स द सेम। दो अलग अलग पॉइंट बना के भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम, कि उसकी इनकम सेम है। फिर कमोडिटी इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल गुड, कमोडिटी आपकी नॉर्मल गुड है। उसके बाद देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जो प्राइसेस है वो फ्यूचर में चेंज होंगे। और जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर है वो भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे हैं। तो दीज वर द असम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने पढ़ा था डिमांड कर्व के बारे में, तो एक होता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन क्या होता है, जो कि फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में। दैट इज, आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि सपोज डिमांड है कमोडिटी की एक्स, सपोज if the demand of the commodity is x कमोडिटी की हम डिमांड कर रहे हैं, तो ये रिलेशन शो करता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट गुड दैट इज x, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड दैट इज PR, income of the consumer that is represented with Y. Next is taste and preferences of the consumer and future expectation of rise in the prices, of change in prices. तो ये आपका डिमांड फंक्शन है। यहाँ पे डिमांड फंक्शन आपका क्या होता है, डिमांड फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप शो कर रहा है। जो पहले लेक्चर में आपका पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसमें हमने कुछ डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे डिमांड के। तो जब हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व लेते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, वो मार्केट डिमांड कर्व क्या होती है ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। तो जब भी हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व लेते हैं
जो कि एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को शो कर रहा है, तो उसमें हम डिमांड ऑफ सपोज कमोडिटी एक्स ले रहे हैं, तो वो फंक्शन होती है किसका, एक तो प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, उसी एक्स कमोडिटी की प्राइस की, प्लस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के प्राइस की, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस। इसका मतलब ये है कि ये इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कौन, इंडिविजुअल डिमांड। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड आपकी डिपेंड करती है आई टी ई सपोज मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स आपकी डिपेंड करती है तो प्राइस ऑफ दैट गुड, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स, देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पीआर, देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर जिसे हम वाई से शो करते हैं, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस के ऊपर, उसके बाद साइज ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर, एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर। तो जो ये दोनों आपके एक्स्ट्रा ऐड हुए, साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये दोनों आपका मार्केट डिमांड में देखे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट डिमांड होती है उसको दो एक्स्ट्रा फैक्टर्स और इफेक्ट करते हैं, जो कि है आपका साइज ऑफ द पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जबकि इंडिविजुअल डिमांड कर्व में आप इन दोनों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जब हम साइज ऑफ द पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम मार्केट की ओवरऑल डिमांड की बात करते हैं, हम एक इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं करते हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपकी डिमांड बढ़ती है, तो कौन सी डिमांड बढ़ती है, मार्केट की डिमांड बढ़ती है, इंडिविजुअल डिमांड नहीं बढ़ती है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने से आपकी मार्केट डिमांड बढ़ती है। तो मार्केट डिमांड में दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि इंडिविजुअल डिमांड में नहीं है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया डिमांड फंक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्यों होता है, मींस व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशन between price of the commodity and its quantity demanded, why households prefer to buy more at less price। आप इसको बोल सकते हैं कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या फिर आप बोल सकते हैं why households prefer to buy more at less price, कि जो हाउसहोल्ड्स हैं वो ज्यादा क्यों खरीदते हैं कम दाम पर। तो ये हमारा यहाँ पे कॉजेस की हम बात करेंगे। तो उसका पहला कॉज है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्टूडेंट्स इसका पहला पॉइंट हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ये है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ ये कहता है, as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive units goes on declining। इसका मतलब ये है, जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी के एक्स्ट्रा यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे, वैसे वैसे हर एक्स्ट्रा यूनिट से जो भी हमें यूटिलिटी मिल रही है वो कम होती जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हर सक्सेसिव यूनिट के कंजम्पशन से आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, तो जो कंज्यूमर है वो एक्स्ट्रा यूनिट तभी खरीदेगा जब वो एक्स्ट्रा यूनिट उसे कम दाम में मिलेगी। तो इसका डायरेक्ट आपका रिलेशन है लॉ ऑफ डिमांड से, कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो भी आपकी लॉ ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है कि इंसान, जो भी कंज्यूमर है वो तभी ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा यूनिट्स खरीदेगा जब एक्स्ट्रा यूनिट्स उसको कम दाम में मिल रही होंगी। मींस व्हेनेवर ही इज गेटिंग दैट एक्स्ट्रा यूनिट्स इन लेस प्राइस,
then only he will buy that extra units, because that extra units will not give him that utility which the previous consumption was giving him. तो इस वजह से वो उसकी डिमांड को कम कर देगा। ये हो गई आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनकम इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू इनकम इफेक्ट, जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को खरीदेगा। यही होता है ना इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर सपोज कोई कमोडिटी खरीद रहा है जो कि उसे कम प्राइस में मिली है, अगर उसे वो कमोडिटी कम प्राइस में मिली है तो इससे क्या होगा कि जब वो उस कमोडिटी को कम प्राइस में खरीदेगा तो वो अपनी इनकम का बहुत ही कम पोर्शन उस कमोडिटी को खरीदने में लगा रहा है। तो जब वो अपनी इनकम का बहुत कम पोर्शन उस कमोडिटी को खरीदने में लगा रहा है तो बाकी उसके पास ज्यादा इनकम बची रहेगी जिससे वो और गुड्स को खरीद सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द कंज्यूमर इज लेफ्ट विद मोर इनकम आफ्टर एक्सपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी। कि जब वो किसी कमोडिटी के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है तो क्योंकि वो कमोडिटी लेस प्राइस में उसको मिल रही है इसलिए उसके ऊपर उसे कम इनकम खर्च करनी पड़ती है। सो मोर पार्ट ऑफ हिज इनकम इज सेव्ड। तो ज्यादा से ज्यादा इनकम का जो उसका पार्ट है वो बच जाता है जिसको वो फर्दर किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए यूज कर सकता है। तो इसलिए जब भी इन प्राइस कम होता है तो डिमांड आपकी बढ़ जाती है। ये हमने पढ़ लिया इनकम इफेक्ट। इसके बाद थर्ड है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम वही पढ़ लेंगे अपना टी और कॉफी वाला एग्जाम्पल, कि अगर हमें टी जो है सस्ती मिल रही है एज कंपेयर टू कॉफी तो हम क्या करेंगे, हम कॉफी की जगह टी को खरीदेंगे। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दोनों ही गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, तो जो हमें कम दाम में मिल रहा है हम उसे लेंगे। अगर टी और कॉफी आपको सेम टाइप का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, ये एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे की, टी और कॉफी, तो कंज्यूमर क्या करेगा, जो उसको कम प्राइस में मिलेगी उसको वो ज्यादा लेगा। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से अगर टी उसे लेस प्राइस में अवेलेबल है तो वो कॉफी की जगह टी को खरीदेगा और टी का कंजम्पशन वो ज्यादा करेगा। तो जिसका प्राइस कम होगा उसकी डिमांड ज्यादा होगी और जिसका प्राइस ज्यादा होगा उसकी डिमांड कम होगी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप में आपका ये है, अगर आपका कंज्यूमर का जो ग्रुप है वो लार्ज है तो डिमांड आपकी बढ़ेगी, और अगर कंज्यूमर का जो ग्रुप है वो कम है, छोटा है, तो आपकी डिमांड भी जो है कम होगी, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा उनकी डिमांड होगी, और जितने नंबर ऑफ मेंबर्स कम होंगे उतनी उनकी डिमांड कम होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप में आप ये भी बता सकते हैं कि जब भी आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होता है, जब भी आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होता है तो जो ऐसे कंज्यूमर है जो पहले उस गुड को नहीं खरीद रहे थे वो भी उसको अब खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो जो साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो पहले जब उस गुड का प्राइस ज्यादा था और अब उसका प्राइस कम हो चुका है तो जो लोग उसे पहले नहीं खरीद रहे थे वो भी उसको अब खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो इस तरीके से उस गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। तो साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप भी इसका एक कॉज होता है। तो ये हमने पढ़ लिया कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड हमने पढ़ा इनकम इफेक्ट, थर्ड हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और फोर्थ हमने पढ़ा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज कि व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहते हैं, that is law of demand is one sided।
ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ये आपका वन साइडेड है, दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब ये है कि जब आप प्राइस ऑफ गुड को बढ़ाते हैं तो उसकी डिमांड जो है वो फॉल कर जाती है, और जब आप प्राइस ऑफ कमोडिटी को घटाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। यही तो आपका लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये वन साइडेड है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका उल्टा लिखें कि डिमांड को हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है एक्चुअली आपका, जब हमने डिमांड को बढ़ा दिया तो क्या प्राइस में क्या चेंज आ रहा है ये हमें नहीं पता। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी क्वांटिटी की डिमांड को बढ़ा देते हैं तो उसका प्राइस के ऊपर कोई इम्पैक्ट यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं शो करता है। ये एक वन साइडेड है जो कि सिर्फ प्राइस का बढ़ने या प्राइस के घटने से डिमांड के ऊपर इफेक्ट शो करता है, लेकिन डिमांड के बढ़ने या घटने से प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट को ये शो नहीं कर पाता है। इसीलिए जो लॉ ऑफ डिमांड है वो आपका वन साइडेड लॉ है, जो कि प्राइस में चेंज होने का इम्पैक्ट बताता है डिमांड के ऊपर। लेकिन डिमांड के चेंज होने का क्या इम्पैक्ट है प्राइस के ऊपर? तो डिमांड के चेंज होने का कोई इम्पैक्ट नहीं है प्राइस के ऊपर, क्योंकि वो उसको नहीं बताता है। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि इनवर्स रिलेशन होती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड के बीच में, लेकिन ये लॉ कहीं कहीं पे फेल हो जाता है, और यहाँ ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पर ये लॉ जो है वो इनवर्स रिलेशन की बजाय डायरेक्ट रिलेशन शो करता है। इसका मतलब है प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो जाती है। ऐसा होता है आपका पहला है इन केस ऑफ गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स। तो जो इंफीरियर गुड्स होते हैं या जो आपके गिवन गुड्स होते हैं वो ऐसे गुड्स होते हैं जो कि इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं। तो इनके केस में लॉ ऑफ डिमांड आपका फेल कर जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इनकी प्राइस बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, और जब इनकी प्राइस कम होगा तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। ऐसा इसलिए बिकॉज जब भी कंज्यूमर की इनकम कम होती है तभी वो इन गुड्स को डिमांड करता है, और जब उसकी इनकम बढ़ती है तो वो इन गुड्स को डिमांड नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जब उसकी इनकम कम होगी और इनके प्राइस ज्यादा होंगे तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ये इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स हैं, और जब भी इनकी प्राइस कम होंगे तो जब भी इनकम बढ़ेगी तो इनके प्राइसेस कम होंगे और डिमांड भी जो है इनकी कम होगी। तो गिवन गुड्स के केस में आपकी जो प्राइस और डिमांड है उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे कि इंफीरियर गुड्स में मैंने आपको कल बताया था बाजरा, या फिर आप इंफीरियर क्वालिटी ऑफ राइस कोई ले रहे हैं वो, या फिर कोर्स ग्रेन आप ले रहे हैं, तो ये सब आपके गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स में आ जाते हैं जिनमें आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस के पॉइंट में कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर है वो उस कमोडिटी को परचेज करना चाहता है जिसका की प्राइस हाई है, और जिस कमोडिटी का प्राइस लो है कंज्यूमर उसको कम बाई करना चाहता है, क्योंकि कंज्यूमर ये मान के चलता है कि अगर उसका हाई प्राइस होगा तो वो अच्छी क्वालिटी का गुड होगा, और अगर उसका लो प्राइस होगा तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उसकी डिमांड भी कम होगी। तो इस केस में जब कंज्यूमर इग्नोरेंस करता है तो लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। मतलब प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड भी गुड की बढ़ रही है, बिकॉज उसको लगता है कि एट हाई प्राइस का है तो इसका मतलब हाई क्वालिटी का है, तो उसकी डिमांड भी ज्यादा है, और अगर वो उसका प्राइस हम कम कर रहे हैं तो उसका मतलब उसकी क्वालिटी कम है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी।
आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन में आप ये बता सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई गुड है जो कि आपको स्टेटस सिंबल लगता है, तो अगर उसका हाई प्राइस भी होगा तो भी कंज्यूमर उसको बाय करेगा हाई प्राइस पे, उसकी डिमांड हाई रहेगी बिकॉज वो एक स्टेटस सिंबल को डिफाइन करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है और प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड बढ़ती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। इसका मतलब ये है, अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में वॉर लाइक कंडीशंस हो सकती हैं, तो प्रेजेंट में अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी उसकी डिमांड हाई ही रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि वॉर होने वाली है, तो प्रेजेंट टाइम की कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि हाई प्राइस पे भी लोग गुड्स को हाई डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आइटम्स ऑफ नेसेसिटीज। आइटम्स ऑफ नेसेसिटीज, आपके जितने भी नेसेसरी गुड्स होते हैं, जैसे कि सपोज नेसेसरी गुड्स का एक एग्जांपल है मिल्क। मिल्क ऐसा है जो आपको डेली चाहिए ही चाहिए, ये एक नेसेसरी गुड है क्योंकि मिल्क के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। लाइक मिल्क से आपका कर्ड बन सकता है, पनीर बन सकता है, और भी आपकी बहुत सारे गुड्स हैं जो, और भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि आपके मिल्क से बन सकते हैं। तो जो मिल्क है वो एक नेसेसिटी गुड्स है, प्लस उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इस वजह से यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, और अगर प्राइस ऑफ द मिल्क बढ़ भी रहा है तो भी उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके डिमांड पे कोई असर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता कि जब मिल्क का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा इसलिए बिकॉज ये एक नेसेसरी गुड है और इसकी डिमांड मार्केट में प्राइस के बढ़ने पे भी ज्यादा ही रहेगी। तो ये आपके कुछ हो गए एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा डिमांड कर्व के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा डिमांड मार्केट डिमांड कर्व के बारे में, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन, देन व्हाट आर द assumptions of law of demand, what are the causes of law of demand and what are the exceptions of law of demand। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके assumptions, इसके causes और exceptions of law of demand। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get updates whenever I upload a new lecture। And for more flowcharts and information you can visit my Instagram page, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। So thank you।